स्त्री जीवन की विडंबना हमारे समय की त्रासदीपूर्ण सच्चाई है। एक पुल की भूमिका निभाने के बावजूद स्त्री सामान्य तौर पर जैसे खुद को आधार विहीन पाती है। सिनीवाली शर्मा जी की कहानी उस पार इस विडंबना को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है। ये कहानी उनके कहानी संग्रह हंस अकेला रोया से ली है। तो प्रस्तुत है सिनीवाली शर्मा की लिखी कहानी उस पार। घाट से थोड़ा हटकर पान की दुकान पर कुछ युवक खड़े थे और ठहाके लगा रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे 4 खिल्ली पान लगाना, तुलसी 364 भी। घाट के किनारे शून्य की ओर निहारती हुई अकेली युवती को देखते हुए फिर बोला, और हाँ, पान पर चूना कत्था जरा चढ़ा कर लगाना ताकि मुंह में खिले। उन्होंने फिर ठहाके लगाए। पनवारी ने चूने पर कत्था चढ़ाना शुरू कर दिया। सुल्तानगंज घाट, कल कल बहती गंगा, उसमें नहाते स्त्री पुरुष। कुछ लोग अर्घ दे रहे थे, वहीं थोड़ा हटकर बच्चे पानी में कूद रहे थे, छप छप छपाक, और तैरने लगते। बगल की दुकान में चाय खौल रही थी। मूढ़ी चना वाले दुकान का चूल्हा लगता था मानो बुझ गया हो। नौकर पंखा हौंक हौंक कर चूल्हा सुलगा रहा था और मालिक की झिड़की सुन सुनकर खिखिया भी रहा था। सामने की दुकान से आवाज आई, हे हो, छई के ना पाओ चूड़ा, कै टका किलो। नदी के उस पार जाने की बाट जो रहे चौकी पर बैठे कुछ लोगों को उन लड़कों के ठहाके अस्वाभाविक लगे। उससे एक बूढ़े को पता नहीं क्या आशंका हुई। बोला, अरे चलते चलो, नदी के कछेर में ही बैठते हैं, वहीं जहाँ बचिया बैठी है। नाव आने पर पहले सवार हो जाएंगे। लड़कों के झुंड में से एक ने बूढ़े की ओर देखा और फिर पनवारी के हाथ को देखने लगा। उस अकेली, चिंतित और शून्य में निहारती युवती की उम्र 35 वर्ष के आसपास की होगी। अस्त व्यस्त कपड़े, हवा के झोंकों से उड़ते हुए बाल, हाथ में कांच की 2-4 चूड़ियाँ, बगल में बालू पर रखा एक झोला युवती की अस्त व्यस्तता का गवाह सा प्रतीत हो रहा था। युवती की आंखें भरी थीं, बाकी सब खाली, सब कुछ। नदी के उस पार जाना चाहती थी। उसके आंसू गंगाजल में टप टप गिर रहे थे और छोटा छोटा गोला बनाकर विलीन हो जा रहे थे। मन को कई तरह से समझाने के बावजूद आंसू थम नहीं रहे थे। आंखें सूज सी गई थीं। उसे याद आया, माँ उसकी आंखों की प्रशंसा बरबस किया करती थी। बराबर कहा करती कि पिताजी ने उसकी आंखों को देखकर ही उसका नाम सुनैना रखा था। सुनैना, बद्री बाबू की बड़ी संतान। इलाके के प्रतिष्ठित किसान थे बद्री बाबू, चर्चित भी। चर्चित इसलिए कि उस जमाने के मैट्रिक पास थे। कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाती उस समय, कुछ नहीं तो गुरुजी आसानी से बन सकते थे। कईयों ने समझाया पर मन चाकरी करने को तैयार नहीं हुआ। नौकरी ना करी। 10 बीघे जमीन, माँ बाप, पति पत्नी और 2 बच्चे, बिटिया सुनैना और बेटा गौतम। गुजर बसर आसानी से हो जाएगी। धरती मैया को जो परिश्रम से सींचता है, उसे क्या माता भूखा रखती है? वो माँ है, फूल फल पौधे वृक्ष जीवन सब देती है। सुनैना के पति वित्त रहित कॉलेज के किरानी थे। भगवान भरोसे ही लक्ष्मी का दर्शन होता था। 12-13 वर्ष का एक बेटा नज़दीक के शहर में साधारण अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। घर की आर्थिक स्थिति लोर पोछन जैसी है, कीचड़ से कीचड़ धोने जैसी। खेती से किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था और उस पर भारी थी बेटे की पढ़ाई। सुनैना के पति भी मानते थे कि आजकल अंग्रेजी स्कूल में पढ़े बगैर कोई उपाय ही नहीं है। अपने कैरियर की अपेक्षित सफलता में असफल पिता अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए सुनैना भी बेटे को अच्छी शिक्षा देना चाहती ताकि उसका भविष्य संवर सके। जेठ का तपता महीना, आम पकने लगा। सुनैना को नैहर से बुलावा आया था। उसकी भाभी भी दिल्ली से अपने 3 साल के बेटे को लेकर आई थी। प्रायः हर एक वर्ष सुनैना को आम के मौसम में मायके बुलाया जाता। भाभी भी आती। उसका भाई गौतम बीए पास करने के बाद रोजगार खोजते खोजते दिल्ली में नाइट गार्ड बन गया था। इस बार गौतम अपनी पत्नी मंगला और बच्चे को प्रायः 1.5-2 महीने के लिए गांव में छोड़कर दिल्ली वापस चला गया। आम के मौसम में पिछले साल भी आई थी, पर पिछले साल भाभी का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं देखा। ससुराल लौटने तक सुनैना ने मन ही मन तय कर लिया कि अगली बार इस मौसम में नहीं आएगी, पर आना पड़ा। माँ बाबूजी का आदेश था, आखिर बेटे की पढ़ाई में मदद भी तो ये लोग ही करते हैं। सुनैना के आने के बाद उसकी माँ को अपने भतीजे के जनेऊ में 15 दिनों के लिए मायके जाना पड़ा।
बेटी बहू को छोड़कर जाने का मन नहीं करता था उनका, पर क्या करती। गए तो बद्री भी थे ससुराल, पर दरवाजे पे खड़ी गाय की देखभाल किसी दूसरे पर कितना दिन छोड़ते। वे दूसरे दिन ही चले आए। सास के नहीं रहने पर पड़ोस की औरतों के पौ बारह हो गए। बहू की बुद्धि फेरने और गुरु मंत्र देने का अवसर मिलने लगा। रोज़ दोपहर हालचाल पूछने के बहाने आती और गुरु मंत्र देकर चली जाती। बार बार झंडापुर वाली किसी न किसी तरह इस बात का जिक्र जरूर करती। जानती हो शाहपुर वाली बहुरिया, तुम्हारे नहीं रहने पर खेती से जो 4 पैसे आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। सुना है दिल्ली में बेचारा गौतम खट खट कर परेशान रहता है, मुश्किल से पूरा होता है उसे। अकेला है, घर से कुछ ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। तुम घर की एकमात्र पतोहू हो, तुमको जानकारी रहनी चाहिए। इस तरह की बातें बार बार सुनते सुनते मंगला के दिमाग पर गहरा असर हुआ और हंसते खेलते घर का माहौल जेठ के महीने की तरह गर्म होने लगा। उस दिन मंगला जानबूझकर किसी काम के बहाने कुछ पैसे अपने ससुर बद्री बाबू से मांगने आ गई। शायद समय भी अपनी चाल चल रहा था। आज उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मंगला कई दिनों से इसी मौके की तलाश में थी। ससुर के मुंह से नहीं सुनते ही लगा जैसे उसकी साध पूरी हो गई हो। मौके को भुनभुनाते हुए वहाँ से जाती हुई बोली, हाँ हाँ, पैसा कहाँ से होगा घर में? मेरे नाक से क्या दूध गिरता है? मैं क्या समझती नहीं? बोलती हुई वो रसोई घर में पीढ़ा पटक कर बैठ गई। सुनैना भतीजे को गोद में सुला रही थी। बातें तो उसने भी सुनी, उसका मर्म वो उस समय समझ नहीं पाई। अगले दिन से सुनैना ने भापा कि मंगला घर में किसी से कुछ नहीं बोलती, हमेशा गुस्से से तमतमाती रहती थी। कभी अपना गुस्सा बर्तन पर उतारती तो कभी बेटे पर। 1-2 दिनों में ही घर अभिशप्त हो गया। बद्री बाबू के घर आते ही मंगला जोर जोर से बोलने लगी, मेरे नाम से तो 1 टका नहीं होगा, इस घर में मेरी गिनती ही क्या है। लेकिन पिछले बरस जो 20,000 बेटी को दिए थे दुलड़का नाती को पढ़ाने के बहाने, उसका तो कोई हिसाब होगा या नहीं? वो पैसा लौटेगा भी या लौटेगा क्यों? हम लोगों को समझाने के लिए कर्ज का बहाना था। बद्री बाबू ने मंगला को चुप कराने की कोशिश की। चुप रहो शाहपुर वाली बहुरिया, सबका हिसाब हो रहा है। गौतम को मालूम होता है सब हिसाब। उनको मालूम होने से क्या, हमको भी होना चाहिए। मंगला का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो तो गोबर गणेश हैं, कोई भी ठग लेगा उनको। हिसाब हमको चाहिए, आखिर हमरो बाल बच्चा का भविष्य है ना। बाप बेटी की बात समझ में आ गई। सुनैना को दिया गया 20,000 का कर्ज बिसा गया घर को। रात हो आई थी। सुनैना कई बार दरवाजे पर आकर लौट जाती। अभी तक बाबूजी खाने नहीं आए, बहुत देर हो रही है। सोची जाकर बुला ही लूँ, पर नहीं, शायद आते ही होंगे। नहीं, चली ही जाती हूँ। नहीं, कहीं भौजी ऐसा ना सोच लें कि उनका कान भरने तो नहीं चली गई। इसी उधेड़ में उनमें वो खाली खटिया पर जाकर लेट गई। दोपहर में भी ठीक से खाना नहीं खाए थे, अभी 2 कौर खा लेते, पर वो भी जानती है आज बाबूजी से खाया नहीं जाएगा शायद। बद्री बाबू बड़ी देर से खाने आए। आहट पाते सुनैना जल्दी से उठकर उनके सामने जाने लगी, पर कुछ सोचकर उसके कदम धीमे हो गए। वे आकर उसारे पर बैठ गए। शाहपुर वाली अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकली। सुनैना ने पीढ़ा और पानी रखकर रसोई से थाली में ठंडी रोटी, तरकारी और कटोरे में दूध लाकर सामने रख दिया। मन ही मन भगवान का नाम लेकर जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया कि घर की लक्ष्मी रौद्र रूप लेने लगी। अक्सर जब घर में मर्द खाने आते हैं, औरतों को अपना क्रोध दिखाने का ही उपयुक्त समय मिलता है। कोठरी से ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। आज तक तो घर का मालिक मुख्तार बने रहे, जो मन में आया किया। हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कितना चुप रहेंगे। पर जब ब्याही बेटी को ही ब्याहने का शौक चढ़ाया है तो हमें कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। वो बोलती जा रही थी। उसारे पर खड़ी सुनैना चुपचाप सुन रही थी। बद्री बाबू की छाती छलनी हो रही थी। मंगला के एक एक शब्द ओले की तरह बरस रहे थे। ऐसी कहीं ब्याही बेटी हुई है, अपनी घर गृहस्थी छोड़ छाड़ कर चली आती है नैयर। बोलते हुए बाहर आई और तमकती हुई अपनी कोठरी में जाते हुए बोली, हाँ, यहाँ कुबेर का खजाना जो गड़ा है, 2-4 लोर गिराएगी, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इधर बाप बेटी चुप थे। दोनों के अंदर युद्ध चल रहा था। मंगला दहाड़ रही थी, न जाने हमारी छाती पर कब तक दाल दरेरेगी, हमें क्या पता कि हमारी हिस्सेदार यहीं बैठी है। बद्री बाबू का पारा गर्म हो उठा। उन्होंने थाली उठाकर जोर से फेंक दिया। झन तेजी से बाहर चले गए। लक्ष्मी गरजती रही।
सारी समस्याओं की जड़ सुनैना बाबूजी की फेंकी हुई थाली को जड़वत देखती रही और भाभी की आवाज़ सुनती रही। मन हुआ कल ही लौट जाए ससुराल, पर माँ ने अपने आने तक रुकने को कहा था। उसकी चुप्पी बहुत से प्रश्नों को साथ लिए थे। ये प्रश्न आंसू में ही बह जाते और कलेजे में घुट जाते। घर से थोड़ी दूर पर बागीचा है, 8-10 आम के पेड़ हैं। आम के समय में जोगवारी करने के लिए बद्री बाबू यहीं सोते हैं। आम जब पककर ढब ढब की आवाज़ के साथ गिरता तो वे उठकर जाते और टॉर्च जलाकर गिरे हुए आमों को जमा करते। करीब रात के 10-11 बजे घर आते, पानी से भरी बाल्टी में आम रख देते और पीने का पानी लेकर फिर बगीचा चले जाते। बगीचे में उन्होंने एक छोटा सा खटोला भी रखा है और एक मचान भी बना रखा है। बद्री बाबू का मन खिन्न था। गुस्सा शांत हो गया। किस पर गुस्सा करते? पत्नी भी नहीं थी जिस पर बेवजह बोलकर मन को ठंडा करते। अपने निर्णय का विवेचन करने लगे। उस समय किसान और उसका जीवन कितना आसान दिख रहा था, पर ऐसा कहाँ हो पाया। खाद, सिंचाई, मजदूरी ने बद्री बाबू को इस तरह तोड़ा कि मेहनत के बल पर जीवन गुजारना मुश्किल हो गया। इतनी मेहनत से जो अनाज उपजाया उसका सही दाम कहाँ मिल पाया। किसान का सच उनके सामने है। घर संभालते संभालते 4 बीघे ज़मीन बिक गए। 6 बीघे ज़मीन, 1 गाय और एक छोटा सा बगीचा, बस अब यही है उनकी पूंजी। उसमें भी कभी बाढ़ तो कभी सूखा। पिता की सफलता बेटी के ब्याह से देखी जाती है। बेटी ब्याही भी ऐसे घर में जहां उसके कोमल सपने कुम्हला गए। सोचा था 5 बीघे ज़मीन है, सुंदर रूप और सज्जन परिवार है, लड़का प्राइवेट कॉलेज में किरानी है, आज नहीं तो कल सरकारी हो ही जाएगा। बांध दिया बेटी का भाग्य वहाँ जहाँ भविष्य अधर में था। आज तक वो टकटकी लगाए नौकरी कर सरकारी होने की राह तकती है। उन्होंने सुनैना के बारे में सोचा। उसकी शादी संबंधी अपना निर्णय भी उन्हें असफलता का बोध करा रहा था। वो सारा दुख पी जाती है, पर मैं भी तो बाप हूँ। कब कहाँ मेरी बेटी घुटी होगी, मेरी सांसें बता देती हैं। जीवन के थपेड़ों में आस लगाए मेरी ओर देखती है, पर बोलती कुछ नहीं। ओह, मैं किसान ही क्यों हुआ? मजदूरी ही करता तो अच्छा होता। दिल्ली सूरत जाता, फल सब्जी ही बेचता, गाड़ी ही पोंछता, मोटिया का काम ही करता, कुछ भी करता, कुछ पैसे तो कमाता। बद्री बाबू रात के अंधेरे में सोचते रहे। रात भी उनके दर्द के साथ भंगती रही। इधर सुनैना पूरी रात बाबूजी की राह देखती रही। आज रात वे पीने का पानी लेने भी नहीं आए। भोर का सन्नाटा बता रहा था कि वहाँ कई दिनों से महाभारत पसरा है। पूरी रात की जगी आंखों ने देखा। आज बाबूजी 2-4 ही आम लाकर उसारे पे रख दिया और दूध दोहने की बाल्टी उठाने लगे। पिता को देखते उसके आंखों में आंसू उमड़ पड़े। अपनी स्थिति, पिताजी की ये दशा, या फिर ये सब देखकर सुनैना घुटनों के बीच अपना मुंह दबाकर रोने लगी। पिछवाड़े से आती मंगला की देह में फिर से आग लग गई। जलती हुई जीभ से गरजना शुरू कर दिया। भोरे भोरे ये लोर किसे दिखा रही हैं राजकुमारी? माथा ठोकते हुए बोली। हे देव, किसका मुंह देखकर उठी थी आज कि उठते ही नाटक पसर गया। पता नहीं कौन सा सोग पड़ गया। इस घर को तो चबा ही गई, अभी भी संतोष नहीं हो रहा। जाती भी नहीं करम चली। बिना रुके जो मन में आया बोलती रही। बद्री बाबू का धीरज टूट गया। क्रोध और बेबसी ने तपते शब्द का रूप ले लिया। जोर जोर से बोलने लगे। शाहपुर वाली, हिसाब लेना है तो मुझसे लो, उसे क्या सुना रही हो? बोलते बोलते बद्री बाबू ओसारे से आंगन में उतर आए। उनके मन का गुब्बारा फट गया। जिसने कान भरा है उससे जाकर पूछो, खेती ऐसे ही होती है। हाँ, पिछले साल 70,000 का मकई बेचा था। तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, तुम ही जोड़कर बताओ। खाद पानी, मजदूरी, ट्रैक्टर, सबका खर्चा काट कर कितना बचता है? और खर्चा कहाँ कहाँ हुआ ये भी देखो कि गौतम को दिल्ली कितना भेजा। क्या लगता है केवल खेती से ही घर चल जाता है? साल भर खाना पीना, कपड़ा लत्ता, न्योता पेहानी, दवा दारू और भी तो कई खर्चे हैं। मेरी हड्डी बूढ़ी हो गई, फिर भी गाय रखता हूँ, सानी पानी करता हूँ। बचत होती तो नौकर नहीं रख लेता, बुढ़ापे में कुछ आराम तो करता। मंगला सब सुन रही थी। आज बद्री बाबू भी सब कुछ कह देना चाहते थे जो कई दिनों से उनके मन को मथ रहा था। गाय पर भी तो खर्चा है, खल्ली, चूनी, दाना, दवा, कैल्शियम। ऊपर से मेरा खून जलता है, तब आते हैं 2 पैसे, वे भी डॉक्टर वैद्य में खर्च हो जाते हैं। गमछे से पसीना पोंछते हुए बद्री बाबू बोले जा रहे थे। बेटे ने तो आज तक हिसाब नहीं मांगा, तुम ही ले लो। अच्छी तरह समझ लो, संतुष्ट हो जाओ, पर घर में कलह मत मचाओ, गांव घर में मत घिनाओ।
सुनैना घर की चौखट पर खड़ी होकर आंखों में आंसू लिए सब कुछ सुन रही थी। उसकी ओर देखते हुए बद्री बाबू ने कहा, अगर उसी समय कुछ ज़मीन बेच दिया होता तो नौकरिया लड़का मिल जाता, लेकिन बेटे के मुंह ने नहीं छोड़ा, भाग्य भरोसे विदा कर दिया इसे। बोलते बोलते लगा कि सुनैना के प्रति अपराध बोध की भावना और कुछ कहलवा देगी, पर बीच में ही रसोई से तमक कर मंगला निकली और जवाब देते हुए जोर से बोली, तो उस समय बुद्धि क्या घास चरने चली गई थी? अच्छा होता तो उसी समय बेच कर दे दिया होता, रोज की खिचखिच तो नहीं होती। ननद की ओर निगल जाने वाली नज़र से प्रहार करती हुई मंगला बोली, छन छन काने गावे गीत ई तिरिया के नए प्रतीत। बेटे को शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगी, डॉक्टर बनाएगी, कलेक्टर बनाएगी, और हम कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। फिर ससुर की ओर देखते हुए बोली, बुद्धि ही रहती तो पंकज के बाबूजी की तरह बड़ा बाबू तो रहते। कितना अच्छा घर बना लिया, अभी पेंशन तो आता, मैं भी अपने बेटों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगी। बद्री बाबू भी आज जवाब देने को ठाने बैठे थे। अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे बेटे को भी पढ़ाऊंगा। किसने कहा कि उसे नहीं पढ़ाऊंगा? एक गाय और बढ़ा लूँगा, लेकिन तुम धीरज तो धरो, पर यह तुमसे नहीं होता है। आखिर आखिर क्या? मुंह चमकाती हुई मंगला बोली, आखिर। बद्री बाबू को पता नहीं लग रहा था कि गुस्से में वो क्या बोल रहे हैं। बोले, आखिर उसी बाप की बेटी हो ना जिसने पूरे गांव को लड़ा दिया। बुद्धि तो सच में नहीं है मुझे, बुद्धि रहती तो कचहरिया की बेटी को घर ले आता। ये ऐसा तीर था जिसे लगते ही मंगला आपे से बाहर हो गई। अब तो जो भी बोल रही थी वो प्रायः होश हवास में, पर अब होश कहाँ, इसका भी पता नहीं कि आंचल कहाँ है। गुस्से से थरथराने लगे, लगता मानो रणचंडी बन गई हो। पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। बोली, मेरे बाप का बराबरी करने का दम है? वो रोज़ मुंशी पेशकार के साथ उठते बैठते हैं। बुद्धि है तभी तो कचहरियाँ हैं। कुछ रुक कर बोली, और मैं कहाँ जाती हूँ बाप का घर अगोरने? आपकी बेटी की तरह नहीं हूँ। पता नहीं कितने भतार बना रखा है जो रोज़ रोज़ दौड़ कर आ जाती है। आग थू, राम राम, छी छी छी। सुनैना का सब्र टूट गया। बोली, खबरदार भौजी, आगे कुछ बोली तो चरित्र लगा के गाली नहीं दो, जो न सो हो जाएगा। ये मेरे बाप का घर है, जिस दिन तुम्हारा हो जाएगा थूकने भी नहीं आऊँगी। बाबू के लिहाज पर चुप हूँ, इसका माने। उधर बद्री बाबू को सांप सूंघ गया। किस बात का क्या जवाब देते? लगा खुद मर जाएं या उसे ही मार दें, पर दूसरे मन ने रोका। सोचा विष्ठा पर पत्थर फेंकने से। फिर बद्री बाबू कुछ नहीं बोले। एक क्षण रुककर सुनैना की ओर तेजी से जाकर कहा, अपना सारा सामान समेटो, मैं टेम्पो लेकर आता हूँ। सुनैना भौचक रह गई। ये क्या हुआ बाबू को? कुछ ही देर में घरों काका का बेटा टेम्पो लेकर आया। बद्री बाबू सुनैना का हाथ पकड़कर तेजी से ले जाते हुए बोले, चल, आज तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए विदा कर देते हैं, तभी सबको चैन मिलेगा। मंगला को ससुर के स्वरूप का अंदाजा नहीं था। सुनैना पिता का ये रूप देखकर अकबका गई। वो बस इतना ही कह पाई, बाबूजी, माँ। पर वे सुनने वाले नहीं थे। तैश में आकर बोले, आज से हम लोग मर गए तुम्हारे लिए, यही समझना। सास ससुर के रहते जब पतोहू घर का हिसाब लेने लगे, घर का मालकिन बनने लगे, तो ऐसे घर से बेटी को विदा ही कर देना चाहिए। एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ से सुनैना को खींचते हुए चले जा रहे थे। पीछे पीछे वो यंत्रवत चली जा रही थी। इस निर्मम दृश्य को देखने अगल बगल से 2-4 महिलाएं भी पहुंच गईं। उसमें झंडापुर वाली भी थी। पत्थर की तरह बेटी को उन्होंने टेम्पो की सीट पर बैठा दिया। पथराई आंखों से सुनैना बस बाबूजी को देख रही थी। अब तक पिता ने बेटी का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन अब विदा होती बेटी ने पिता का हाथ पकड़ लिया, पर कुछ बोल नहीं पाई। किसी तरह हाथ छुड़ाकर गमछे से अपनी आंख पोंछते हुए टेम्पो वाले को कहा, सुल्तानगंज घाट पर उतार देना। मनी मन जैसे कह रहे हो, छोड़ देना इसे, तुम भी मेरी ही तरह। बद्री बाबू वही गमछे से मुंह ढककर जमीन पर बैठ गए। टेम्पो बढ़ता गया। पिता छूटते गए, माँ स्वप्नवत होती गई। घर, भाई, परिवार, गांव, समाज, पेड़ पौधे सब पराये होने लगे। दूर तक जाती सुनैना बाबूजी को देखती रही और बहुत दिनों के बाद फूट फूट कर रोने लगी। बद्री बाबू भी अपने कलेजे का टुकड़ा टुकड़ा होते अपनी आंखों के सामने देखते रहे। दूरी बढ़ती गई, सब धुआं धुआं होता गया। बद्री बाबू बहुत देर तक सड़क के किनारे कटहल के पेड़ के नीचे सिर पर हाथ धरकर बैठे रहे। मायके की विदाई पाँव में महावर, मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ियाँ भरी होती है।
माँ बाप कितना भी गरीब क्यों ना हो, चूड़ियाँ तो पहना कर ही माँ भेजती है। माँ खोइंचा देकर विदा करती है। माँ बाप आंसू भरी आंखों से बेटी को इसलिए विदा करते हैं कि वो फिर आएगी, पर आज मायके से कैसी विदाई हुई। सुनैना के आंसू गंगा में गिर रहे थे। उसने सोचा, इस गंगा को दुख हरिणी कैसे कहते हैं लोग। इस गंगा के किनारे उससे दुखी शायद कोई और नहीं था। वहीं थोड़ी दूर पर एक लाश जल रही थी। सुनैना तय नहीं कर पा रही थी कि वो यहाँ है या उस चिता में लेटी है। ठीक उसी समय उसे बेटे की याद आई। शरीर में एक कंपन सा महसूस हुआ। वो उठ खड़ी हो गई। उस पार जाने वाली नाव नज़दीक आते हुए लगी उसे। अभी आप सुन रहे थे एक बेटी की करुण कहानी। लेखिका थी सिनीवाली शर्मा। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।